करता हूं आपके साथ। देखिए ये एक पेशेंट का इको है। सबसे पहले कि उसको दिक्कत क्या होती है कि हमें एक पर्टिकुलर हर चीज जो है वो समझ में आनी चाहिए। ऑल द चैम्बर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आर ऑफ नॉर्मल साइज। ठीक है जी। यानी कि ये चार जो चैम्बर हैं, 1 2 3 4 चैम्बर जो हैं वो नॉर्मल साइज के हैं इस पेशेंट के। इंटरएट्रियल एंड इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरएट्रियल सेप्टम यानी कि जो कि दोनों एट्रियम के बीच की दीवार है, एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम IVS, थिकन शोइंग कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरट्रॉफी। कोई बताएगा? Increase in size of the cell. हाँ जी, So सेल की साइज में इंक्रीज होता है ना, मतलब सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रोली जी कह रही हैं ये मेरे ख्याल से, है ना? हाँ हाँ, दे आर सेइंग शोइंग कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी? अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हाइपरट्रॉफी भी इसमें दो प्रकार की होगी, एक कंसेंट्रिक होगी और एक इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगी। देयर इज टू टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफीज देयर। द वन इज कंसेंट्रिक और नंबर टू इज इसेंट्रिक। जो कंसेंट्रिक होती है वो क्या होती है? देखिए ये कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी है। क्या होता है कि सेल का मतलब उसमें डायलेटेशन नहीं होगा, परंतु जो हॉलो ऑर्गन है उस हॉलो ऑर्गन को फिल कर दिया जाए तो जो फिलअप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। एक बार फिर समझिए कि किसी भी हॉलो ऑर्गन में डायलेटेशन नहीं हुआ और बिना डायलेटेशन के आपने उस हॉलो ऑर्गन की जगह को भर दिया, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। नंबर टू, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी में क्या हो जाता है कि डायलेटेशन जो है वो दिखाई देता है। तो वात का एक प्रकोप जो हमने कहा है स्रंस व्यास, व्यास माने डायलिटेशन, कि वो ऑर्गन जो है वह विस्फार हो गया, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। एसेंट्रिक सॉरी, कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी मींस कि उस पर्टिकुलर पार्ट में जो जो यहाँ पर इंटरएक्टिव सेप्टम और इंटरवर्टिकल सेप्टम है, उसने क्या किया कि वो उसने उस जगह को घेर लिया जो उस हॉलो ऑर्गन की थी, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी, सबको समझ में आ गया ये बात? हाँ जी। एक में हार्ट का साइज बढ़ रहा है, एक में हाँ, अगर वो क्या कह रहे हैं कि कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, इट मींस कि देयर इज नो डायलेटेशन इज देयर। एक्चुअल साइज में एक्चुअली में जो हॉलो ऑर्गन, हार्ट इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। सो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन में क्या हुआ कि डायलेटेशन नहीं हुआ, उस हॉलो ऑर्गन में जो जगह थी उसमें जो ये वाला पार्ट था, इसने यहाँ पर जो खाली जगह थी उसको भर दिया, है ना? वो साइज में बढ़े और वहां पर उन्होंने क्या किया कि उस खाली स्थान को घेर लिया, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। अगर इस हार्ट का साइज बढ़ जाता तो हम क्या कहते हैं? इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी। ठीक है। यानी कि जब डायलेटेशन नहीं हुआ, यानी कि वात का प्रकोप अभी इस हार्ट पर नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। नो पेरिकार्डियल पैथोलॉजी सीन। नो पेरिकार्डियल पैथोलॉजी सीन, इसका मतलब ये है कि हार्ट को जो मेम्ब्रेन कवर करती है उसमें किसी भी प्रकार की यानी कि एंडोकार्डाइटिस नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? पेरिकार्डाइटिस नहीं है, एंडोकार्डाइटिस नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। यानी कि पित्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। रीजनल वॉल मोशन हाइपोकाइनेसिया इन RCA टेरिटरी, इसका क्या मतलब है?
राइट कॉर्नरी आर्टरी की जो टेरिटरी है उसमें मूवमेंट जो है वो कम है, हाइपोकाइनेसिया। रीजनल वॉल मोशन हाइपोकाइनेसिया इन आरसीए टेरिटरी, यानी कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उस टेरिटरी में क्या है, हाइपोकाइनेसिया है। हाइपोकाइनेसिया का मतलब है कि जो मूवमेंट है वो कम हो गई। मूवमेंट कम क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ द सम ऑब्स्ट्रक्शन। अब जो आवरण है, वो जो कफ का आवरण है, उसने व्यान वायु की गति को क्षीण कर दिया, व्यान वायु को आवृत कर दिया। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। जी। अब इसको हमने कैसे इसको और स्पष्ट वो कैसे कर पाएंगे? वो नीचे वाली लाइन से होगा कि माइट्रल वॉल नॉर्मल इन शेप, माइल्ड टू मॉडरेट रिगर्जिटेशन सीन। अब देखिए क्या होता है। अब इसमें इसके बाद हम क्योंकि इसको पढ़ लेते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल नॉर्मल, नो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, एओर्टिक वॉल नॉर्मल, पल्मोनरी वॉल नॉर्मल, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल, नो सिस्टोलिक डिसफंक्शन। यानी कि अब हमारी जो सोच का केंद्र है वो क्या है? माइल्ड टू मॉडरेट रिगर्जिटेशन सीन। यही बात है। हाँ जी सर। अरे हाँ कि ना? हाँ जी सर। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड माइट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है ना? इसमें दो कस्प होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ये दो कस्प, हाँ जी। दो कस्प। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में एक्चुअली में ना ट्राइकस्प होता है। क्या होता है? ट्राइकस्प। एक दो और ये वाला भी जुड़ जाता है। ठीक है ना? तो ये जो है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। और फिर ये एक वॉल्व और है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्व। और एक वॉल्व और है जिसे कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। तो हमारे पास चार वॉल्व हो गए। कौन कौन से चार वॉल्व हो गए? ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, एओर्टिक और बाइकस्पिड। ठीक है जी। अब ये जो इसको हम आयुर्वेद में हम क्या कहते हैं? कपाट विकृति। क्या कहते हैं? कपाट विकृति। अब जो कपाट विकृति होगी उसमें क्या हो सकता है कि एक तो कपाट अपूर्णता, या जिसको हम कहते हैं माइट्रल वॉल इनसफिशिएंसी, और एक हम कहते हैं माइट्रल स्टेनियोसिस। ठीक है जी। दो वर्ड आते हैं, एक तो होता है रिगर्जिटेशन और एक होता है स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन, ये दो बातें समझ में आ रही हैं आपको? यस सर। तो माइट्रल स्टेनोसिस है, उस पर वात के प्रभाव के कारण क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ये कपाट खुलता नहीं है, दैट इज कॉल्ड माइट्रल स्टेनोसिस। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। और रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि ये शिथिल हो जाता है। किसके कारण ये क्या हो जाता है? शिथिल हो गया। ठीक है जी। हाँ जी सर। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इससे पहले इस फिजियोलॉजी को, कि ये जो हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन, एक मांस युक्त अवयव है जो कि रक्त और कफ के प्रसाद भाग से बनता है। ठीक है जी। और यह हमारे शरीर में, क्योंकि इसमें अवलंबक बल कफ होता है, तीन प्रकार की वायु होती है जो संचालित करती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही जब सांस लेते हैं हम, तो क्या होता है कि ब्लड जो है वो उसके अंदर आता है। जब ब्लड इसके अंदर आता है, जब हम सांस लेते हैं, तो वो प्राणवायु के कारण आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो सिस्टोल की क्रिया होती है, यानी कि संकुचन की क्रिया होती है, जिसके कारण जो ब्लड है वो बाहर की ओर जाता है। ठीक है। और जब वो बाहर की ओर जाता है तब क्या होता है कि व्यान वायु के द्वारा इस एओर्टा से संपूर्ण शरीर में विक्षेपण होता है। व्यानेन रसधातुर ही विक्षेपित उचित कर्मणा। तो तीन प्रकार की वायु इसमें काम करती है। प्राण वायु के द्वारा आपने सांस ली, जिससे कि डाइसिस्टोल हुआ, डाइसिस्टोल से ब्लड जो है वह इसमें आ गया,
और उदान वायु के द्वारा कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, सिस्टोल हुआ, और जब सिस्टोल हुआ तो संपूर्ण शरीर में व्यान वायु के द्वारा इस रक्त को अभिवहित कर लिया गया। ये 3 वायु समझ में आ रही हैं आपको? हाँ जी सर। प्राण, जी सर। उदान और व्यान। अच्छा, इसमें अवलंबक कफ है, ये मांसयुक्त रचना है ना। अवलंबक यानी कि अवलंबन, तो संपूर्ण शरीर में अब क्या होगा कि इस कफ के द्वारा ही अवलंबन होना है। और एक चीज और है इसके अंदर, साधक पित्त। तो प्राण वायु, उदान वायु और व्यान वायु, 3। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ये बात समझ में आ गई आपको? हेलो। हाँ जी। ठीक है। अब क्या हो गया कि सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से अशुद्ध रक्त राइट एट्रियम में आया। हाँ जी। और राइट एट्रियम से क्या होगा कि जब इसमें भर जाएगा तो अब पहले तो क्या होगा कि इसमें आया, और फिर जब ये पूरा भरेगा उसके बाद इसमें जब संकुचन की क्रिया होगी तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा, और ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये, जैसे ये आप तीर के निशान देखिएगा, इससे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आया। ठीक है जी। हाँ जी। और ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा फिर जब इससे ब्लड जो है ये पल्मोनरी वॉल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया लंग्स में। हाँ जी सर। और लंग्स में गया और लंग्स से यह शुद्ध होकर आया, और शुद्ध होने के पश्चात ये जो आपको लाल लाल दिखा रही है पल्मोनरी वेन के द्वारा ये कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में आया। हाँ जी। और लेफ्ट एट्रियम से जब ये आया तो इसके पश्चात ये शुद्ध रक्त जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। हाँ जी। और उसके बाद ये एओर्टिक वॉल्व के द्वारा एओर्टा से संपूर्ण शरीर में चला गया। हाँ जी सर। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पेशेंट का ये जो बाइकस्पिड वॉल्व था, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये खराब हो गया। ठीक है जी। अब हमारे पास जो हमारा पेशेंट है उसको माइल्ड टू मॉडरेट रिगर्जिटेशन है। माइल्ड टू मॉडरेट इट मींस कि हमको 3 कैटेगरी इसकी इस वॉल की निर्धारित करनी होगी, एक माइल्ड, एक मॉडरेट और एक सीवियर। ठीक है जी। हाँ जी सर। और हमको ये भी पता करना होगा कि भाई ये रिगर्जिटेशन क्या होता है। रिगर्जिटेशन का मतलब क्या है कि इस पल्मोनरी वेन्स के द्वारा जो ब्लड आया है वो एओर्टिक वॉल में पूरी तरीके से नहीं जा पा रहा। क्या होता है कि ये ब्लड आया और ये ब्लड जो है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब इसमें सिस्टोल होगा। क्या होगा? सिस्टोल से संकुचन से क्या होगा कि ये उदान वायु के द्वारा जो है, ये देखना, इस पेशेंट को कह देना कि कल 10 बजे आ जाए। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको एओर्टिक वॉल में जाना है। हाँ जी सर। लेकिन आपका ये जो बाइकस्पिड वॉल्व था ये खराब था, तो जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कंट्रक्शन के फलस्वरूप ये ब्लड जो है वो पूरा यहां से लेकर यहां नहीं गया। क्यों? क्योंकि होना तो क्या चाहिए कि ये एक यूनिडायरेक्शनल कंडीशन में ट्रेवल करता है ब्लड। अब क्या हुआ कि ये बाइकस्पिड वॉल्व क्योंकि रिगर्जिटेट कर गया, यानी थोड़ा सा शिथिल था,
हमारा पेशेंट का क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट। तो इस अवस्था में क्या हुआ कि ये ब्लड जो है वो कहाँ चला गया, लेफ्ट एट्रियम में चला गया। हाँ जी सर। पूरा ब्लड एओर्टिक वॉल में जाकर न जाकर, क्योंकि रिगर्जिटेशन हुआ, बैकफ्लो हुआ, तो बैकफ्लो होने के कारण जो ब्लड एओर्टिक वॉल में पूरा चला जाना चाहिए था वो ना जाकर कुछ गया और कुछ के लेफ्ट एट्रियम में चला गया जी। हाँ जी सर। तो जब ये चला गया तो एओर्टिक, अब इसका मतलब ये है कि एओर्टिक वॉल से एओर्टा में जो ब्लड जा रहा है तो अब वो कार्डियक आउटपुट हमारा कम हो गया। हाँ जी सर। तो जब कार्डियक आउटपुट कम हो गया यानी कि अब जो रक्त धातु है वो आगे की ओर कम गई हाँ ना। जी सर। हाँ जी इससे सर। टिश्यू को मिलने वाली जो ऑक्सीजन थी वो कम हो गई कि नहीं। हाँ जी सर। तो एक तो टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन यानी श्वास कृच्छता यानी कि जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है वो आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम जा रही है। हाँ जी। हाँ जी सर। नंबर 2, फटीग भी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रही है। हाँ जी सर। ये दो बातें समझ में आ रही हैं आपको। हाँ जी सर। why patient have difficulty in breathing, why patient have fatigue, two condition you understand or not? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब उसके बाद क्या होगा कि ये ब्लड अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अब कहाँ गया है, हमारा ब्लड चला गया उलट कर लेफ्ट एट्रियम में। जब ये लेफ्ट एट्रियम में चला गया तो एक तो हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि एक तो एओर्टिक वॉल में जो कार्डियक आउटपुट था वो कम हो गया, और जब कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो उत्तरोत्तर धातु का निर्माण जो है वो कम होने लगा, मिलने वाली ऑक्सीजन थी वो भी कम हो गई, जिसके कारण रोगी को क्लम भी होने लगा, अवसाद भी रहने लगा, और पर टिश्यू जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो भी कम हो गई, जिसके कारण पेशेंट जो है वो ब्रीदिंग, चलने में थकावट महसूस करता है, पेशेंट को श्वास कष्ट होता है। उसके पश्चात क्या हुआ कि ये जो लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ये गया तो यहाँ पर इसका जब इसमें पड़ा रहा ब्लड, पड़ा रहा, हाँ जी। हाँ जी सर। और अब इसका साइज बड़े रहने के कारण इसका साइज थोड़ा सा बढ़ेगा कि नहीं। हाँ जी सर। तो अब ये जो लेफ्ट एट्रियम का साइज जो है वो बढ़ने लग जाता है। इसको कहो भाई दवाई तो नहीं लेके गए, कहो उसको क्या दिक्कत है इनको, है ना, आए क्यों नहीं जब 6:30 टाइम दिया था। तो अब जो लेफ्ट एट्रियम का, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्रॉब्लम आई कि एक तो ब्लड जो है वो रिगर्जिटेट किया, वापस फ्लो हुआ लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पड़ा हुआ ब्लड जो था उसमें क्या हुआ कि जब पड़े रहने के कारण क्या हुआ, साइज थोड़ा सा बढ़ गया साइज। हाँ जी सर। और यहाँ पर क्या हुआ, जब ये साइज बढ़ गया तो अब जो कंडक्शन है उसमें दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। हाँ जी। तो हाँ जी। एरिथमिया उत्पन्न हो जाता है, जिसको कहते हैं एओर्टिक फिब्रिलेशन। क्या कहते हैं, Aortic fibrillation. हाँ, यानी कि अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स था वो बिगड़ गया, हृदय की जो रिदमिक गति थी वो बिगड़ जाएगी, और उसके बिगड़ने के कारण हम उसको क्या संज्ञा देते हैं, एओर्टिक फिब्रिलेशन। ये बात समझ में आ रही है आपको। सर एक बार Yes, sir. वापस से समझते हैं। देखिए अब हमारा ब्लड जो है वो यहाँ पर आ गया है जी, ये यहीं पड़ा हुआ है। हाँ जी सर। और देखिए आपको दिख रहा होगा कि क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यहाँ तो ब्लड आता ही रहता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के कारण यहाँ ब्लड आया, और ये वाला ब्लड इधर ना जाकर बैक फ्लो कर गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इस लेफ्ट एट्रियम का साइज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। जी सर। जिसने कहा था एक बार और बता दो, उसकी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, पहले ये बताओ। यस सर, डायलेक्ट वो तो हो रहा है समझ आगे सर। अब लेफ्ट एट्रियम का जब साइज बढ़ गया तो लेफ्ट एट्रियम का साइज बढ़ गया तो यहाँ पर एरिथमिया उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एओर्टिक फिब्रिलेशन, ठीक है ना। अब इस एओर्टिक फिब्रिलेशन का मतलब क्या है कि अब जो रिदम है दैट इज बिकॉज ऑफ व्यान वायु, अब व्यान वायु जो है वो बिगड़ रही है, और ये जो है लेफ्ट एट्रियम का साइज जो है वो बढ़ जाएगा।
आप ये देखोगे कि इस पेशेंट का अभी क्या है, RA, LA, RV, LV, ये चारों चैम्बर जो है वो नॉर्मल साइज के हैं। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ है ना? जी सर। यानी कि माइल्ड टू मॉडरेट रिगर्जिटेशन के कारण हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पर ये बहुत देर तक रहता है तो देयर इज अ चांस कि भाई जो एओर्टिक जो लेफ्ट एट्रियम है उसका साइज बढ़ जाए। अब एओर्टिक जो लेफ्ट एट्रियम का साइज बढ़ जाए और उसके बाद क्या होगा कि ये आगे रिगर्जिटेट करेगा। अब ये वापस कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी वेन में चला जाएगा। हाँ जी। अब इस वेन में जब चला जाएगा तो इस वेन का साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद ये वेन इस ब्लड को ये कहाँ भेज देगा, लंग्स में पहुंचा देगा वापस। और जब ये लंग्स में वापस पहुंचा देगा तब ये क्या हो जाएगा, तब ये वहां पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात, पल्मोनरी हाँ जी। हाइपरटेंशन हो गया। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बाद अब रिगर्जिटेशन क्या हो रहा है, उल्टा आते आते अब इसने ब्लड कहाँ डाल दिया, राइट एट्रियम में डाल दिया। राइट। और अब राइट एट्रियम में डाल दिया और उसके बाद क्या कर दिया, ट्राइकस्पिड वॉल्व में डाल दिया। इन दी एंड क्या हो गया कि राइट वेंट्रिकल तक ये सारे जो थे ये अपने साइज में बढ़ गए। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। सबसे पहले क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से रिगर्जिटेट हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज है वो बढ़ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाने के कारण यहाँ पर एओर्टिक फिब्रिलेशन हो गया। एओर्टिक फिब्रिलेशन होने के पश्चात ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो गया। पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब ये ब्लड जो है वो अंततः लंग्स में चला जाएगा, लंग्स का भी साइज बढ़ने लग जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। और फिर उसके पश्चात ये राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम के साइज को बढ़ा सकता है। फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा जहां पर ये राइट वेंट्रिकल के साइज को बढ़ा देगा। ये बात यहां तक आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ जी सर। ये हाँ जो जी सर। ये जो है वो माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन का फेट है कि ये इस प्रकार से रिगर्जिटेट करता है। कहां तक रिगर्जिटेट करता है, डायलेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, हल्का कर पाता है क्या, उन सब चीजों को हम समझ, इस बात को इतना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये बात आप मुझे समझा दीजिए। ये क्लियर है कि नहीं आपको? हाँ जी सर, अच्छे से। अच्छा, अब एक बात और समझनी है कि जब हम ये कहते हैं कि रिगर्जिटेशन हो रहा है, इट मींस कि ये मेरा दरवाजा जो है खराब है ना? और ये दरवाजा जो है ये मांस धातु का बना हुआ है। किस धातु का बना हुआ है? मास। अब मांस धातु में क्या हो सकता है, इस मांस धातु पे अगर वात का इफेक्ट पड़ता है तो ये दरवाजा क्या हो जाएगा, रूक्ष हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शिथिल भी और रूक्ष। रूक्ष हो जाएगा। अगर ये रूक्ष हो गया तो माइट्रल स्टेनोसिस होगा, और यदि कफ का प्रभाव हो तो यह शिथिल हो जाएगा, रिगर्जिटेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। दो हाँ बातें जी। समझना, इस वाल्व या किसी भी वाल्व के साथ, इस कपाट के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये दरवाजा स्टेनोसिस हो जाए या रिगर्जिटेट हो जाए। ये दो बातें समझ रहे हैं आप? हाँ जी सर। एक में तो ये हो सकता है कि भाई ये वाला जो कपाट है ये खुले ही ना, या ये हो सकता है कि ये कपाट बंद ना हो पाए, वापस इसको बंद हो जाना चाहिए। अब जैसे ही यहां से फ्लूइड आया तो इस पर दबाव पड़ते ही ये खुल जाना चाहिए। अगर ये नहीं खुलता, इट मींस कि दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। इट इज क्लियर टू यू? अब ये खुला क्यों नहीं? क्योंकि ये दरवाजा ये था, सख्त हो गए हम लोग। हाँ ये सख्त हो गए, रुक्ष हो गए, परुष हो गए। और रिगर्जिटेशन में क्या हो गया कि ये शिथिल हो गए, ढीले हो गए। हाँ ये ढीले हो गए कि जब ये सिकुड़ता है तो इस वॉल्व के शिथिल होने के कारण जो वो पीछे चला जाता ये इधर जाना चाहिए था, ये बैक फ्लो कर जाता है। है। क्लियर है ये मत आपको? तब जब ये शिथिल हुआ हाँ तो जी। मतलब इस पे फिर वहां पर मांसगत कफ हुआ। हाँ, मांसगत कफ पर हमको कार्य करना पड़ेगा। ये बात समझनी है आपको, ठीक है? आप जैसे आप अर्जुन देते हैं तो अर्जुन जो है वो कषाय रस होने के कारण इसी कफ पर काम करता है कि नहीं? संकोचन। हाँ। कषाय माने स्तंभन, क्या संकोचन। करता है? हाँ जी सर। ये बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी सर। हाँ, जी तो सर। तो प्रभाकर वटी हो गई या हृदय रोग चंद्रमणि, आप इनमें देखना कि इनमें खदिर, अर्जुन, बबूल, ये कौन मैसेज किए जा रहा है यार? मुसीबत ये है फोन।
ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, हमें क्या समझना है कि हार्ट फेल्योर का मतलब क्या होता है कि वो जो ये जो हार्ट का साइज है ये बढ़ गया। ये बात समझ रहे हैं आप? हृत स्नायु वृद्धि क्या कहते हैं इसको? फिर स्नायु। अब उसमें क्या होगा कि इसके 3 स्तर हैं। एक तो क्या हो रहा है कि जैसे हमारा पेशेंट है, यहाँ पर क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट रिगर्जिटेशन है, यानी कि इस माइल्ड टू मॉडरेट रिगर्जिटेशन के फलस्वरूप इसको क्या हो रहा है कि इसको एक तो हाइपरटेंशन हो जाएगा हल्का सा। नंबर 2 कि इसको श्वास कृच्छता यानी कि सांस लेने में तकलीफ होगी जब ये थोड़ा चलेगा, क्योंकि इसको क्या हो रहा है, इसका कार्डिक आउटपुट थोड़ा कम है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। यानी कि इसके किसी भी इसके 3 स्तर हैं कि एक तो जो हृत विस्फार है वो प्रारंभिक अवस्था में है, एक बात। नंबर 2 कि वो मध्यम अवस्था में है। नंबर 3 कि वो पूर्णतः विस्फार हो गया है। ये बात क्लियर है आपको, समझ में आ रही है? हाँ जी हाँ सर। जी। ठीक है ना। एक तो क्या हुआ कि ये यहीं पर था कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो था वो थोड़ा सा साइज में बढ़ा, ये प्रारंभिक अवस्था थी। फिर ये जब होकर इसने पल्मोनरी हाइपरटेंशन किया और हार्ट के जब दूसरे और तीसरे चैम्बर पर भी प्रभाव डालना शुरू किया तो ये मॉडरेट टू सीवियर की तरफ जाने लगता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी। हाँ जी। और उस वजह से जो कार्डियक आउटपुट जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। रोगी को पाँव में सूजन वगैरह आपको दिखाई देगी। रोगी को इतनी श्वासकृच्छता हो जाएगी कि चलने फिरने इसमें जो है वो दिक्कत आएगी। ये बात समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ जी जी। सर। अब इसमें क्या क्या इसके इस माइट्रल जो रिगर्जिटेशन है इसके कई कारण हो सकते हैं, इसको भी हमें समझना जरूरी है। एक तो क्या होता है कि ये जो माइट्रल वॉल्व है ये प्रोलेप्स हो जाए, माइट्रल वॉल्व प्रोलेप्स, एक बात। नंबर 2 एंडोकार्डाइटिस हो जाए, इसकी भी चिकित्सा अलग है, हम अलग अलग कारणों पर विचार करेंगे। पहला क्या हो रहा है, माइट्रल वॉल्व प्रोलेप्स। नंबर 2 एंडोकार्डाइटिस हो गया। नंबर 3 कि रूमेटिक फीवर हो जाए उसकी वजह से, क्योंकि रसगत आम समझते हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। रसगत आम की वजह से हो जाए आपको। तो हमको क्या समझना है कि भाई ये जो अलग अलग कारण है, यहाँ पर हमको दिखा दिया कि साइज कोई बड़ा नहीं हुआ है, तो हम क्या इसको किस कंडीशन में रखेंगे कि ये जो है आयु के कारण मांस जो है वो शिथिल हुआ और उस मांस की शिथिलता के कारण माइट्रल वॉल जो रिगर्जिटेशन है वो माइट्रल वॉल प्रोलेप्स की वजह से हुआ। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। हाँ जी सर। वृद्धा अवस्था में वात बढ़ जाती है और उस वात का प्रकोप जो है वो क्या करता है, वो अवलंबक कफ का शोषण कर लेता है। ये बात समझ में आती है आपको? हाँ जी सर। हाँ। और उसके कारण अब यहाँ पर हमको 2 बातें समझनी है, क्योंकि आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो जाओगे क्योंकि मैं जब वात की रूक्षता के कारण स्टेनोसिस हो गया, ये बात ठीक है। कफ को शिथिल करना भी वायु का कार्य, ये बात समझ रहे हैं आप कि नहीं? नहीं सर। भाई कफ जो है वो शिथिल हो गया, कमजोर पड़ गया। कफ का काम क्या है, संरचना को आपस बांध के में रखना, बांध के। हाँ। है ना, कफ को पृथ्वी जोड़ के रखना। भाई ये तो कफ का काम है ना। जब हाँ जी सर। वायु का प्रकोप हुआ तो ये कफ शिथिल पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? हाँ जी। हाँ जी। मतलब हाँ जी उसका सर। पृथ्वी महाभूत कम हो गया। हाँ, अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। वात का रूक्ष गुण और कफ का गुरु गुण, ये दोनों आपस में बढ़ जाएंगे। रूक्ष प्लस गुरु, संप्राप्ति क्या बनेगी, रूक्ष प्लस गुरु। गुरु। हार्ट में ऐसा भारी भारीपन सा लगता है, हम्म। पैल्पिटेशन रहता है, ऐसा लगेगा ना कि बहुत भारी हो गया है। और आप देखोगे, अगर आप वो साउंड करोगे
तो क्या होगा कि लबडब की जगह मरमर की ध्वनि सुनाई देगी आप, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस रिगर्जिटेशन, बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल फिब्रिलेशन। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जब आपको रोगी ऐसा कहे कि भाई मुझे जो है वो, शुरू में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो कई बार एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसको पता नहीं चलता, परंतु ज्यादा मेहनत करने से उसको ऐसा लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे आ जाती है कि मैं थक जाता हूँ और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना है कि पहली अवस्था कि जिसमें ये विस्फार की ओर बढ़ गया, तो जब माइट्रल वॉल रिगर्जिटेशन हुआ तो उस अवस्था में आपने क्या करना है कि रोगी को लंगन पर रख देना है। लंगन पर रखने के पश्चात उसको लिक्विड डाइट देनी है ताकि हृदय को कम से कम कार्य करना पड़े। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। और सुवर्ण मालिनी बसंत क्या देना है उसको? स्वर्ण मालिनी बसंत। सुवर्ण मालिनी बसंत 125 जो है वो दूध और शक्कर के साथ, ठीक है जी। हाँ जी। और एक गोली बसंत कुसुमाकर रस, ये किस लिए है? बोथ ड्रग वर्क्स ऑन ओज धातु, किस पर काम करेंगी? ओज पर काम करती हैं। ओज पर काम करने के कारण क्या होता है? ओज यानी कि आप हार्ट को बल दे रहे हो, और उस बल को किस तरीके से अगर आप ये देखेंगे, सुवर्ण वसंत माल, इन दोनों को भी हम पढ़ाऊंगा, अब इसको इसलिए इस ड्रग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बोथ आर ओजो वर्धक द्रव्य, और इस कपाट की शिथिलता को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? स्वर्ण मालिनी बसंत और बसंत कुसुमाकर दें। ये पहली अवस्था थी। ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी। हाँ जी। अब हमारे पास पेशेंट ऐसा आया जिसने ये कहा कि वो सेकंड स्टेज में था। सेकंड स्टेज में भी हमको अलग अलग कंडीशन आएगी। एक में तो क्या होता है कि पेशेंट ये कहता है कि भाई मैं थोड़ा सा ही काम करता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है, खांसी भी बहुत रहती है, सांस भी फूलती है, पाँव में हल्की हल्की सूजन है, नाड़ी जो है अगर आप देखेंगे तो वो कमजोर चल रही है, अनियमित होगी, छाती जो है वो पैल्पिटेशन आपको दिखाई देगी, सर में दर्द होगा, और पेशेंट जो है वो प्रलाप भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात और आप याद रखना कि जब कई बार क्या होता है, यहाँ पर ब्लड पड़े पड़े जो है इस ब्लड में क्लॉट भी हो सकता है, ठीक है जी। हाँ हाँ जी। जी सर। ठीक है। तो जब इस प्रकार का कि रोगी को सर में दर्द रह रहा है, नींद नहीं आ रही है, पैल्पिटेशन है, तब आपने क्या करना है? उसको मकर ध्वज और शुंग भस्म ये दिन में 3 बार देना है। दिन में 3 बार मकर ध्वज 1 गुंजा। मकर ध्वज जो है यूजुअली लोग शुक्र धातु पर काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी चीज का नया निर्माण करना हो तो आपको शुक्र धातु पर कार्य करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है ना आपको? हाँ जी सर। हाँ जी। तो मकर ध्वज और शृंग भस्म यह दोनों जो हैं आपको देनी है शहद के साथ दिन में 3 बार, ठीक है जी। हाँ जी सर। I didn't understand, मुझे समझा भी नहीं रहा मैं। ये बात, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी सर। अगर पेशेंट ये कहता है कि मेरे को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, खांसी बहुत अधिक आती है, और बहुत कमजोर हो रहा है पेशेंट, और पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है जी। हाँ जी जी सर। सर। उस अवस्था में आपने क्या करना है? पुनर्नवा घन, अर्जुन घन, शृंग भस्म ये दे देना है पेशेंट को, ठीक है, दिन में 2 बारी, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। पुनर्नवा घन, अर्जुन घन, शृंग भस्म। और मकर ध्वज इसलिए हमें देना है कि हमें जो इनकम्पिटेंस ऑफ माइट्रल वॉल्व है उसको ठीक करना है। ये चारों चीजें दे देंगे आप? यस सर। और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि रोगी जो है वो ये कहता है
कि एओर्टिक फिब्रिलेशन भी आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? अगर हो तो है ना। हृदय द्रव आपको दिखाई दे रहा है, फिब्रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो महालक्ष्मी विलास रस अदरक के रस के साथ आपने उसको 5-5 मिनट के अंतर से देना है। ठीक है, मतलब कैसे कि वो 2 गोली आप पीस लीजिए, 2 गोली को पीस के और आपने क्या किया कि उसको अदरक के रस के साथ मिला लिया और उसको थोड़ा सा चटाया, फिर 5 मिनट बाद थोड़ा सा चटा दिया। ऐसा आपने उसको 15-20 मिनट तक चटाना है। ये बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी हाँ सर। जी। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट में जो मैंने अपनी उसमें देखा है कि इनमें इनमें विबंध का इतिहास पाया जाता है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो पाया जाता है, उदावरत की हिस्ट्री आपको मिलेगी। हाँ अपान हाँ वायु जी, जो हाँ है जी। वो ऊपर की ओर गति कर जाती है और वो अपान वायु जो होती है वो सारी वायुओं को बिगाड़कर अंततः जो है वो रस पर प्रभाव डालती है। यानी उदावरत जो है वो उदावरत की हिस्ट्री आपको पेशेंट में या कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री आपको मिलेगी। 80% ऑफ द हार्ट डिसीजेस में आपको वायु का प्रतिलोम दिखाई देगा। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। मात्रा बस्ती जो है उस पेशेंट को देना है आपने। ठीक है जी। लवण जो है वो बंद कर दीजिए, पेशेंट को जितना हो दुग्ध आहार पर रखिए या लिक्विड डाइट पे रखिए, नारियल का पानी दीजिए और जैसे जैसे लक्षण कम होते जाएं तो एक हल्की रोटी, भाकरी समझते हैं आप? भाकरी नहीं, नहीं सर। भाकरी नहीं, नहीं, सीमा जी, पता है सर। सीमा जी, किसको? सीमा पंकज पटेल जी, जी सर। अरे समझाओ ना आप भाकरी। मोटा आटा, गेहूं का हम्म। मोटा आटा पिसाते हैं कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मोटे ओके। आटे की होती जो ठीक है, चोकर युक्त। हाँ हाँ हाँ, तो वो भाकरी गुजरात में बहुत बनती है भाकरी ना। और उसमें क्या होता है कि उसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने उसको बना के रखा ना, तो उसको आप ऐसा नहीं है कि उसी वक्त यूज करो, आप उसको 2-3 दिन तक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैं क्या सही कह रहा हूँ सीमा जी? हाँ जी सर, यहाँ तो लगभग ऐसा होता है कि रात को भाखरी हर रोज बनती है और सुबह वही भाखरी हाँ सुबह चाय के साथ हाँ, खाते हैं। आप इसमें देखेंगे, आप इसमें एक चीज और देखेंगे, वो जो खाखरा आता है ना, खाखरा, खाखरा सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी। खाखरा क्या होता है कि वो है ना ऐसे एक रोटी जैसी होती है जिसमें थोड़ा सा मतलब नमकीन सा होता है वो, और वो बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का। उसमें तो और वो घी बहुत लगाते हैं वो। अरे नहीं डॉक्टर साहब, वो घी अलग है। अच्छा। जी, नहीं नहीं, पापड़ वर्गा हुंदा होएगा। हाँ बिल्कुल पापड़ जैसा होता है वो। और वो पापड़ जैसा मतलब वो लाइट होता है और वो आप उसका आपका पेट भी भर देगा वो, और होता बड़ा लाइट है। हल्की सब्जी भाकरी के साथ खा लीजिए या आप खाखरा ले लीजिए, इतना धीरे धीरे शुरू कीजिए पेशेंट को। अगर पेशेंट जो है वो ऐसा आ जाए कि आपको दिखता है कि ये पेशेंट आपको राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल जो है इनमें से कुछ या सारे जो है वो डायलेट हो गए, ठीक है जी। जी ऐसा जी। आपको जब होगा तो एक तो पेशेंट को श्वास वृद्धि हो जाएगी, कास बहुत अधिक आएगा, एट्रिक फिब्रिलेशन भी मिलेगा, इस पेशेंट को हेपेटोमेगेली भी मिलेगी, इस पेशेंट को मूत्र जो है वो बहुत कम आता होगा, जॉन्डिस के लक्षण भी मिलेंगे, पूरी बॉडी में एडिमा भी आपको दिखाई दे सकता है, एसाइटिस भी हो सकता है इसको, और निद्रानाश भी मिलेगा। इसमें आपने क्या करना है, आरोग्यवर्धनी वटी 2 टैबलेट यानी कि 250 mg, पुनर्नवा घन 250 mg, शुंग भस्म 250 mg, ये एक पुड़ी जो है दिन में 3 या 4 बार दूध के साथ देनी है। ठीक है जी। जी सर। और पुनर्नवादी क्वाथ जो है 20 ml सुबह उठकर खाली पेट। ठीक है। ठीक है सर। और आरोग्यवर्धनी वटी 2-2 गोली, एक पुड़ी जो है वो एक सुबह, एक रात्रि में सोते समय देनी है। ठीक है। जी सर। और अगर पेशेंट को मलावरोध हो यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो, यूजुअली ऐसे पेशेंट को मिलता है,
एक तो मलावरोध और फ्लैटुलेंस, इस दो की शिकायत जो है वो मोस्टली पेशेंट करते हैं कि पेट फूला होता है, भूख लग नहीं रही है और कॉन्स्टिपेशन है। मात्रावस्थी देना है, और अगर आपको दिखता है कि भाई पेशेंट एसाइटिस की कंडीशन में है या जा रहा है तो अशोकंचुकी रस या इच्छाभेदी रस बिना किसी दिक्कत के दे दीजिए। ठीक है। मात्रावस्थी किस ऑयल की देनी सर ये चाहिए? मात्रावस्थी किस तेल की स्पेसिफिकली देनी है? देखिए पता है क्या है कि यूजुअली अब हम क्या कर रहे हैं कि तिल तेल की बस्ती जो 50 ml तिल तेल की बस्ती जो है 30 to 50 ml तिल तेल की बस्ती जो है वो आप दे दीजिए। ठीक है। हाँ जी। अब हम इसका भी मैं आपको इफेक्ट, एक्चुअली में हर ड्रग के इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक इस पर हम चर्चा कर रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मान लो पल्मोनरी वेन में या कोरोनरी आर्टरी में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आता है तब हमने क्या करना है, उस कंडीशन में नाड़ी विकृति आ रही है तो वो मंद हो रही है तो क्या करना है, ज्यादा हो रही है तो क्या करना है, मतलब टैकीकार्डिया हो रहा है कि ब्रैडीकार्डिया हो रहा है। इनसे अभी हम सिर्फ किस पर बात कर रहे थे, माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन पर। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ हाँ जी जी। सर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। और ये बात, इतनी बात मैं समझा पाया आपको कि नहीं समझा पाया? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। Yes, sir. हाँ जी तो थोड़ा सा देख कर करेंगे, मतलब ईसीजी में हमको कैसे देना है कि वात पित्त कफ के इफेक्ट कैसे आते हैं, किस तरीके से हम जो है इस पेशेंट को देखेंगे, कहाँ पर हमें वातनाशक द्रव्यों का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमें कफनाशक द्रव्यों का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमें प्रभाकर वटी का यूज करना है, कहाँ पर हमें हृदय अर्णव रस का यूज करना है, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है तो क्या करना है, टैकीकार्डिया की कंडीशन है तो क्या करना है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि सब में अर्जुनारिष्ट और प्रभाकर वटी हाँ जी। हमें तो 2-3 ही नाम पता है। मतलब वो हार्ट हाँ आता है जी तो सर। उतना ही कर देते हैं, ये हार्ट आया तो समझ लो। हाँ थोड़ा जी सर। समझेंगे कि भाई ऐसा क्यों करना है। अगर मान लो शोथ पांडु का पुनर्नवा, पुनर्नवा का मतलब क्या है, पुनर्नवा, पुनः नया करना, ये बात नया। समझ आपको? हाँ जी, नया बना देगी। हाँ, बोहिरविया डिफ्यूजा कहते हैं ना इसको, वर्षायु कहते हैं। तो प्रत्येक ड्रग का अपना काम है, वो किस तरह से करता है और क्यों करता है, वंशलोचन कहाँ यूज करना है, अम्लवेतस कहाँ यूज करना है, उन चीजों को हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारी चीजें जो है वो क्लियर होती। हालांकि अब इस ये जो रिपोर्ट थी, ये जो केस डिस्कस था, इससे आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, हाँ जी बहुत अच्छे से। ठीक है डॉक्टर साहब, ओके। रुपिंदर जी भी थैंक है यू आज? सर, थैंक यू। अरे नहीं, रुपिंदर नहीं है, रैनी जी है। ठीक है, रैनी है, सोई नहीं है, सोई तो नहीं होगी। हाँ जी सर, मैं हूँ। वेरी गुड सर मैं भी हूँ आज। अच्छा, रुपिंदर जी है, वेरी गुड, वाह जी वाह, आज तो धन्य हो गए, वेरी गुड। चलो जी। सर और थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर आज तो। सही बात है सर, सच्ची में मजा आया आज। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। इसको पढ़िए, थैंक देखिए। यू। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।